वेलकम टू हेम शर्मा क्लासेस। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम तैयार करेंगे आज। जो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकल कर आता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कैलकुलेट किया हुआ प्रॉफिट जब एक नहीं होता है, यानी कि इनमें डिफरेंस होता है, तो इसे रिकंसाइल करना होता है। यह अंतर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस की वजह से आता है जो या तो कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती हैं और फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड हो जाती हैं, या फिर इसके रिवर्स, जो फाइनेंशियल बुक्स में नहीं होती कॉस्ट बुक्स में हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस आ जाता है। तो ये क्वेश्चन उसी के आधार पर कि कॉस्ट बुक्स हैं जो मिस्टर अरविंद लिमिटेड शोज ए प्रॉफिट ऑफ ₹30,000, 30,000 का प्रॉफिट शो किया गया है अरविंद लिमिटेड के द्वारा, और वो कॉस्ट बुक्स के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है। वेयर इज द नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, प्रॉफिट तो उधर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी निकाला गया है, वो है 41,400, यानी कि यहाँ पर ये मैच नहीं होता है, बराबर प्रॉफिट नहीं आया है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अब स्टेटमेंट रिकनसाइलिंग द टू पार्ट्स क्या है वो कि रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग विद फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो इन दोनों का जो रिकंसाइल होए वो स्टेटमेंट हम तैयार करेंगे। तो इसमें बीआरएस की तरह, बीआरएस में हम पासबुक और कैश बुक लेकर बीआरएस तैयार कर रहे थे। इन दोनों के बैलेंसेस में जो डिफरेंस होता था उन्हें रिकंसाइल कर रहे थे। यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग से निकाला हुआ प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंट से निकाला हुआ प्रॉफिट में जो डिफरेंस आता है वो किन कारणों से आया, वो नीचे कुछ डिफरेंसेस के रीज़न दिए गए हैं, इन्हें हम रिकंसाइल करेंगे, एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे। तो कॉस्ट बुक्स में जो रिकॉर्ड हैं और फाइनेंशियल बुक में जो रिकॉर्ड हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ कॉस्ट बुक में हैं, फाइनेंशियल बुक में नहीं हैं। कुछ ऐसे हैं एक्सपेंसेस या इनकम जो फाइनेंशियल बुक में है लेकिन कॉस्ट बुक में नहीं है। कुछ एक दोनों साइड में है लेकिन उनमें डिफरेंस है, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट में भी डिफरेंस आता है। तो ये हमारा रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, जहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखेंगे। जहाँ कहीं प्लस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये कॉलम यूज़ करेंगे, माइनस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये सेकंड वाला कॉलम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में एक एक करके हम अब सॉल्व करेंगे। तो जब कभी भी कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों से निकाला हुआ प्रॉफिट दिया गया हो तो हमें हमेशा प्रेफरेंस देनी है कॉस्ट अकाउंटिंग से निकाले गए प्रॉफिट को, तो जो कि यहाँ पर 30,000 रुपये दिया गया है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स, ये प्रॉफिट निकल कर आया 30,000। तो ये हमने प्लस वाले कॉलम में लिखा, तो प्रॉफिट निकल कर आया है, ये जो प्लस है ही। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वर्क एक्सपेंसेस, कि ये जो खर्चे हुए हैं कॉस्ट बुक्स में और फाइनेंशियल बुक दोनों में लिखे गए हैं। तो चलिए अब कंपेयर करके देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो हुई है उसमें ये इनकम नहीं खर्चा है और वो 10,000 का है। उसके दूसरी तरफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि हम कॉस्ट बुक से जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है उसको बेस लेकर चले हैं, और अब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हुई है वहाँ से जो प्रॉफिट निकलेगा उसको हम टारगेट लेंगे। तो टारगेट में प्रॉफिट प्लस होता है या माइनस, यानी कि कम या ज़्यादा जो भी होगा उसी टारगेट के हिसाब से हम रिकंसाइल करेंगे। तो बेस जो है
यानी कि कॉस्ट बुक में खर्चा है वो 10,000 का है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंट्स में ये 10,800 का खर्चा है। दोनों में डिफरेंस है 800 रुपये का, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट में 800 रुपये का खर्चा ज़्यादा है। तो जब कभी भी किसी फर्म कंपनी में खर्चा ज़्यादा होता है तो उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। तो टारगेट में कम हुआ है यानी कि माइनस, इसीलिए हम अपना जो भी रिकंसाइल करेंगे हमें टारगेट में देखना है कि प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। हमारा मेन टारगेट में जो प्रॉफिट है इंक्रीज है या डिक्रीज है वही देखना है। तो इस केस में डिक्रीज है तो हम माइनस कर देंगे। तो वर्क एक्सपेंसेस है ये लेस करेंगे। अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक्स, ये कॉस्ट बुक्स में अंडर चार्ज थे तो 800 रुपये, क्योंकि कॉस्ट बुक्स में 10,000 था जबकि फाइनेंशियल बुक्स में 800 था, 10,800 था। तो कॉस्ट बुक्स में ये 800 कम लिखा गया था जबकि फाइनेंशियल बुक्स में ज़्यादा था। तो रेंट फॉर ऑन बिल्डिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब कभी खर्चा एक्चुअल में होता है हम सिर्फ उसे ही रिकॉर्ड करते हैं। तो फाइनेंशियल बुक्स में इसे हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑन बिल्डिंग का जो रेंट है ये कॉस्ट बुक्स में ही दर्ज किया जाता है जबकि फाइनेंशियल बुक्स में नहीं होता है। तो 20,000 का खर्चा कॉस्ट बुक्स में ज़्यादा है। तो एक्सपेंस अगर कॉस्ट अकाउंट में ज़्यादा है इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में कम खर्चा है क्योंकि वहाँ तो रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है। और जब कभी भी खर्चे अगर कम होते हैं इसका मतलब प्रॉफिट ज़्यादा होगा। प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज मतलब प्लस, तो हमारी एंट्री ये प्लस की हो जाएगी। तो रेंट फॉर ऑन बिल्डिंग इसको हम करेंगे ऐड, 20,000 प्लस वाले कॉलम में हमने इसे अपडेट कर दिया है। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस। तो दोनों तरफ ये खर्चे हुए हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इसमें कुछ अजम्पशंस भी रहते हैं। पहले जब कॉस्ट तैयार की जाती है तो कुछ अजम्पशंस के साथ भी रहता है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो एक्चुअल में होता है उसे रिकॉर्ड उस वक्त किया जाता है। तो अगर पहले हमें डेटा तैयार करना है तो कहीं ना कहीं कुछ अजम्पशन जो होती है। तो कॉस्ट बुक्स में ये 7,500 का ऑफिस एक्सपेंसेस जोड़ा गया था जबकि एक्चुअल में ये 7,000 का हुआ है। यानी कि जो बेस है हमारा कॉस्ट अकाउंट है वहाँ 7,500 है जबकि फाइनेंशियल अकाउंट्स में ये 7,000 है। इसका मतलब 500 रुपये का खर्चा हमारा कॉस्ट अकाउंट में ज़्यादा खर्चा डाला गया है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंट में 500 रुपये का खर्चा ज़्यादा डाला गया है तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में ये 500 का खर्चा कम डाला गया है। अगर खर्चा 500 का कम डाला गया है इसका मतलब प्रॉफिट है 500 रुपये ज़्यादा भी आएगा क्योंकि 500 का खर्चा कम हुआ है तो वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट अगर है तो ये बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ा है यानी कि प्लस। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ऑफिस एक्सपेंसेस की जिसमें हमने कॉस्ट अकाउंट को बेस लेकर स्टेटमेंट तैयार करनी शुरू की है, टारगेट में जो भी चेंजेज होते हैं प्रॉफिट बढ़ा या घटा, तो यहाँ प्रॉफिट बढ़ा है तो हम इसे प्लस करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस ओवर चार्ज्ड इन कॉस्ट बुक, कॉस्ट बुक में 500 ज़्यादा लिखा था जबकि फाइनेंशियल बुक में ये 700 था और कॉस्ट बुक्स में ये 7,500 था। तो 500 ज़्यादा था, ओवरचार्ज था, इसको हमने ऐड कर दिया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल से रिलेटेड जो भी खर्चे हुए हैं कॉस्ट बुक्स में 5,000 जबकि फाइनेंशियल बुक में 4,300 हुआ है। तो ये जो खर्चा है कॉस्ट अकाउंट की बात करें तो वहाँ पर 5,000 है और फाइनेंशियल अकाउंट में 4,300 है। तो यहाँ कंपैरिजन करके देखेंगे तो या तो ये कह सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंट में
₹700 ज़्यादा खर्च किए गए हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंट से कंपेयर करने पर देखा कि फाइनेंशियल अकाउंट में ₹700 का कम खर्चा हुआ है। और अगर खर्चा कम हुआ है तो उतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ेगा यानी कि प्लस हुआ है, तो टारगेट हमें देखना है कि प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज। इंक्रीज हुआ है तो प्लस। तो यहाँ पर जो सेलिंग एक्सपेंसेस थे ये ज़्यादा लिखे गए थे कॉस्ट बुक्स में। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ओवरचार्ज्ड इन कॉस्ट बुक्स। तो ₹700 यहाँ ज़्यादा लिखे थे, ये ऐड कर दिए हमने। इसके बाद है डिविडेंड रिसीव्ड, कि डिविडेंड रिसीव हुआ है यानी कि ये तो इनकम हो गई। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, डिविडेंड जो रिसीव किया है ये कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं होता है, यानी कि जो प्रॉफिट होता है, जो फ़ायदा होता है, जो गेन होता है, इस कॉस्ट अकाउंट वाली साइड में ये रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कॉस्ट अकाउंट में ये नहीं होता है। इसका मतलब अब ये जो इनकम हुई है ये फाइनेंशियल अकाउंट्स में हुई है, तो डिविडेंड रिसीव हुआ है, इनकम हुई है, तो उससे प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट हमारा यहाँ बढ़ गया है, प्लस हुआ है। तो टारगेट हमें देखना है कि टारगेट में अगर प्लस हुआ है प्रॉफिट तो हम डिविडेंड रिसीव्ड है। यहाँ पर जब हमने कॉस्ट अकाउंट को बेस लेकर ये स्टार्ट की थी स्टेटमेंट, तो इसे भी प्लस कर देंगे। ऐड डिविडेंड इनकम नॉट शोन इन द कॉस्ट बुक। कॉस्ट बुक्स में ये शो नहीं की जाती है। ₹2000 यहाँ हमने प्लस कर दिए। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कि फर्नीचर की बिक्री हुई उस पर जो लॉस हुआ है ₹1000, ये कॉस्ट बुक्स में नहीं लिखा गया था। चलिए हम डिस्कस करेंगे कि जब कॉस्ट बुक में नहीं लिखा गया था ये लॉस है, जब खर्चा बढ़ा है फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो कम हो जाता है प्रॉफिट। वैसे डिविडेंड रिसीव्ड है, सेल करने से कोई एसेट को लॉस हो जाता है या किसी और भी कारण से लॉस होता है, इनकम टैक्स होता है, ये सारे कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ओनली फाइनेंशियल बुक्स में करते हैं। और जो एक्सपेंडिचर हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल बुक्स में तो उधर के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं, इसका मतलब प्रॉफिट कम हो जाता है। अगर कोई इनकम हुई है तो उस इनकम से प्रॉफिट इंक्रीज होता है। अगर वो सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में ही रिकॉर्ड करते हैं तो इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा आता है। तो हमें टारगेट में देखना है कि टारगेट में अगर प्रॉफिट बढ़ा है तो प्लस, प्रॉफिट कम हुआ है तो माइनस, क्योंकि हमें रिकनसाइल करना है। उधर जो भी हुआ है टारगेट में वही हमें करना होता है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, तो फर्नीचर पर लॉस हुआ तो वो लॉस हम कॉस्ट अकाउंट में तो रिकॉर्ड करते नहीं हैं। ₹1000 का लॉस यहाँ पर हो चुका है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अगर बढ़ते हैं तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। इसका मतलब प्रॉफिट कम हुआ तो हमारा टारगेट का प्रॉफिट कम है, तो इसलिए कॉस्ट अकाउंट को हमने बेस माना था तो वहाँ पर भी माइनस करना होगा। तो लेस करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नॉट शोन इन द कॉस्ट बुक्स। कॉस्ट बुक्स में इसे शो नहीं किया गया था। इनकम टैक्स की भी वही सिचुएशन है कि कॉस्ट अकाउंट्स में इसे नहीं लिखते हैं और इनकम टैक्स हमारा खर्चा है। जब हम पे करेंगे तो ₹10,000 का खर्चा हमारा फाइनेंशियल अकाउंट्स में ज़्यादा हो गया है, और जब खर्चा ज़्यादा हो तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट अब यहाँ पर भी कम हुआ है, तो टारगेट का प्रॉफिट देखना है। कम हुआ तो बेस जो हमारा कॉस्ट अकाउंट्स है रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में हम इसे माइनस कर देंगे। तो इनकम टैक्स नॉट शोन इन कॉस्ट बुक्स, तो 10,000 ये भी हमने माइनस किया। हमारी सारी ट्रांजैक्शंस जो यहाँ पर दी गई थी, हमने एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का जो हमारा फॉर्मेट है वहाँ हमने उन सभी को अपडेट कर दिया है। तो इसके बाद हमारा नंबर आता है इसे बैलेंस करने का। दूसरे शब्दों में कहें तो इन दोनों कॉलम का जो भी डिफरेंस होता है
वही डिफरेंस हमारा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक रहेगा। तो चलिए बैलेंसिंग कर लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो आप जैसे नॉर्मली जो बैलेंसिंग होती है, ज़्यादा जिस कॉलम का टोटल हो पहले उसे कर लीजिए, दूसरी तरफ वही टोटल लिख दीजिए और उस टोटल में से जितने भी फिगर हैं माइनस करने के बाद जितनी कमी रह गई है वो फिगर हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि इनका जो डिफरेंस है जो कि 41,400 आया है। तो यही डिफरेंस ही दूसरी बुक से प्रॉफिट जो निकाला गया था वो रहेगा। अगर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक हम बेस लेकर चले हैं तो हमारा आंसर प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक रहेगा। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। या फिर अगर आप ऐसे बैलेंसिंग नहीं करते हैं तो आप इन दोनों का टोटल अलग अलग करेंगे। इसका 53,200 आएगा, इसको 41,400 कम करने के बाद कुछ और जो फिगर आएगा इन दोनों का टोटल करेंगे, फिर जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को यहाँ पर प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स हम नीचे 41,400 लिख देंगे। या फिर अगर बैलेंसिंग भी करते हैं तो फिर नीचे आप फिर लिख सकते हैं कि प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक है वो इतना हुआ है, और यही हमारा क्वेश्चन में भी दिया गया था। तो बैलेंसिंग करते हैं तो बैलेंसिंग से हमारा डिफरेंस ही निकल कर आता है जो कि फाइनेंशियल बुक्स के अनुसार प्रॉफिट है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमने स्टार्ट किससे किया है, बेस हमने किसे लिया है, उसके अलावा फिर टारगेट में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं। अगर वहाँ प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो प्लस कर देंगे, प्रॉफिट कम होता है तो यहाँ माइनस कर देंगे। इस प्रकार हमारी स्टेटमेंट तैयार होती जाएगी। कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में होंगी, कुछ ऐसी हो सकती हैं जो सिर्फ कॉस्ट बुक्स में होंगी, किसी में दोनों में डिफरेंस हो सकता है तो उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। इसी प्रकार सारी जो एंट्रीज हैं वो हम इस रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में तैयार कर देते हैं। तो कॉस्ट बुक से जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ था, अब हमारा जो आंसर निकल कर आया वो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन में जो दिया गया था मैच कर लेते हैं, क्या हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है। 41,400 क्वेश्चन में भी दिया गया था और हमारे सॉल्यूशन में भी 41,400 रुपये का प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स निकल कर आया है। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमें रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तैयार करनी होती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट हमें दिया गया होगा क्वेश्चन में, जो भी दिया गया है उसे हम बेस बनाएंगे। अगर दोनों दिए गए हैं तो हमारी प्रेफरेंस रहती है कॉस्ट अकाउंटिंग वाले को, तो प्रेफरेंस हम कॉस्ट अकाउंटिंग वाले को देंगे। तो इस प्रकार हमारा सॉल्यूशन तैयार है।